नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। किसके बारे में? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स जो है वो उनको बनाने वाले का नाम जो है वो पिट्स हुआ करता था, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है। ठीक है साहब, क्या हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट में? देखिए 1773 में हमने देख लिया ऑलरेडी कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसने क्या क्या काम करे, केंद्रीकरण की प्रक्रिया का नींव उसने डाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट एक बना दिया जाता है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। अब 1773 के बाद में 1784 आते आते बात ये होने लगती है कि कंपनी जो है अब तक व्यापारिक कार्य संभाल रही थी, वो अब राजनीतिक कार्य भी संभालने लगती है। तो कंपनी में बात उठने लगती है ब्रिटिश सरकार में कंपनी के बारे में कि अब इसके जो व्यापारिक कार्य हैं और साथ ही साथ जो राजनीतिक कार्य हैं, इनको अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। इनको क्या कर देना चाहिए? इनको अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। देखिए 1773 के एक्ट में इनको मान्यता दे दी जाती है, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को। अब यहाँ पर बात हुई कि इनके दोनों कार्यों को अलग अलग कर दे, कि व्यापारिक कार्य कुछ और देखें और राजनीतिक कार्य कोई और बॉडी देखे। ये वाली बात यहाँ पर की जाती है और एक बड़ा ही भारत के प्रशासन में ये एक संरचना में बड़ा परिवर्तन ला देता है ये एक्ट, है ना। यहाँ पर इन दोनों कार्यों को बांट दिया जाता है। यहाँ पर राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए जो व्यापारिक कार्य थे या जो वाणिज्यिक कार्य थे, इसके लिए तो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ही। अब जो राजनीतिक कार्य हैं, इन राजनीतिक कार्यों के लिए यहाँ पर कहा गया कि एक और बॉडी बनाई जाए अलग से, जो सिर्फ राजनीतिक कार्य को ही देखे। तो इसके लिए लाया गया यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया। आप इंग्लिश में एग्जाम में, हिंदी में भी आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही लिख सकते हो, या हिंदी में आप लोगों तो नियंत्रण मंडल, नियंत्रक मंडल, मगर इसके बजाय आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बना दिया जाता है अलग से, है ना, जो राजनीतिक कार्य को देखेगा। तो अब यहां पर आते आते दो हो जाते हैं, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है किसके देखेगा? वो देखेगा वाणिज्यिक कार्य को। किसको? जो भी वाणिज्यिक कार्य है उनको देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको देखेगा? जो भी राजनीतिक कार्य होते हैं कि कंपनी जो है वो कौन से राज्य को जीतेगी, किससे युद्ध लड़ेगी, ये सारे कार्य कौन देखेगा? राजनीतिक कार्य देखने वाली बॉडी है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये देखेगा। ये दो बॉडीज यहां पर बना दी जाती है। हाँ जी, तो हम देख रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का यहाँ पर गठन कर दिया जाता है 1784 के एक्ट में। मेन चीज यही है कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, अगर पूछेगी यूपीएससी तो यही से क्वेश्चन पूछेगी, जहां से मैं जो प्रावधान में बताने वाला हूँ, है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या करेगा? जो भी राजनीतिक कार्य हैं उनकी निगरानी इसको दे दी गई है पूरी की पूरी। और वाणिज्यिक कार्य देखने के लिए अलग पक्ष जो है वो ऑलरेडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ही। यहां पर ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण बना दिया गया। किसका? ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। पूरी संप्रभुता यहां पर स्थापित कर दी गई जो भी कंपनी के इलाके हुआ करते थे उन पर। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह कह दिया गया कि ये ब्रिटिश सरकार के प्रति जिम्मेदार होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे आज है हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार जो है भारत में, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसी प्रकार से यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कह दिया गया कि आप किसके प्रति जिम्मेदार हो गए? ब्रिटिश सरकार के प्रति जिम्मेदार आप हो गए। और अब देखिए यहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसके दो मालिक हो गए। यहां पर हो गया गवर्नर जनरल और इसके दो मालिक हो गए। इसके ऊपर होने चाहिए वैसे तो, इसके दो मालिक हो गए। एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक होता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दो मालिक इसके हो गए, ठीक है ना, जिसको ये आपस में बाद में लड़ा सकता था किसी मुद्दे पर। ये विवाद भी होता है, बाद में इसका भी समाधान लाया जाता है आगे चल के, है ना। तो यहां जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसको ये कह दिया गया कि भाई कंपनी के जो भी राजनीतिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित मामले हैं उनके ऊपर आपका पूरा नियंत्रण है। और इनकी पूरी की पूरी जानकारी आपको किसको देनी है? ब्रिटिश सरकार को देनी है। क्योंकि ये कंपनी जो है वो भ्रष्टाचार करती है, ऐसा हम यहाँ इसके ऊपर आरोप लगते हैं। क्योंकि कंपनी तो कह रही है कि हम घाटे में चल रहे हैं, लोन मांग रही है वहां के सम्राट से, और इसके कर्मचारी वो जो जा रहे हैं वहां पर ब्रिटेन में, वो अमीर हो के जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई कंपनी घाटे में चल रही हो और उसके कर्मचारी जो है वो अमीर हो के जा रहे हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। तो वहां की सरकार जो है, वहां की संसद है, वहां पर जो उदारवादी लोग हुआ करते थे, उदारवादियों ने यहाँ पर आवाज उठाना शुरू कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ये भ्रष्टाचार भारत में भी, भारत का में जो भ्रष्टाचार है वो ब्रिटेन में भी फैलेगा और ये तो बात ठीक यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर पहली बार ये वाला शब्द का इस्तेमाल किया गया, ब्रिटिश संपत्तियां भारत में, है ना। जो कंपनी का जो भी इलाका था, उस कंपनी के इलाकों को ब्रिटिश भारत की संपत्ति कहा गया। किसकी? ब्रिटिश संपत्ति कहा गया भारत में।
पहली बार ऐसा कहा गया। तो पहली बार जो है कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश संपत्तियों के रूप में यहां पर परिभाषित कर दिया जाता है, जो कि एक ब्रिटिश संप्रभुता की आधिकारिक घोषणा का प्रतीक हुआ करता था कि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि हाँ, हमारी संप्रभुता यहाँ पर है। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इलाके हैं उनके ऊपर पूरी संप्रभुता किसकी है? ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता है। अब इसका महत्व क्या हुआ करता था? जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसका महत्व क्या हुआ करता था? तो इसने द्वैत सरकार की प्रणाली का आरंभ कर दिया। द्वैत सरकार की प्रणाली कैसे होगी? देखो, एक तरफ से हो गया राजनीतिक कार्य, हालांकि द्वैत सरकार का मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। एक हो गया व्यापारिक कार्य या वाणिज्यिक कार्य, तो दो कार्य हो गए ना। जब दो कार्य हो गया तो द्वैत सरकार की प्रणाली। ऐसे द्वैत सरकार अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं। तो द्वैत सरकार की प्रणाली यहाँ पर लागू हो जाती है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार में भ्रष्टाचार में कमी भी आती है। जो ब्रिटिश भारत की सरकार होती है वहां पर भ्रष्टाचार में कमी भी देखने को मिलती है। और ब्रिटिश सरकार जो है उसका सशक्त नियंत्रण हो जाता है भारतीय प्रशासन पर। यहाँ पे जो ब्रिटिश भारत का प्रशासन था उस पर वहां ब्रिटेन की सरकार का पूरा इस पर नियंत्रण हो जाता है ना। फिर कंपनी के शासन में, यहाँ प्रशासन में सुधार भी आता है इस एक्ट के बाद में, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसने यहाँ के प्रशासन को और सुव्यवस्थित और सशक्त बनाया। फिर यहाँ पर ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण भी हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संप्रभुता की बात की गई थी। इस 1784 के एक्ट में पूर्ण संप्रभुता की बात की जाती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी इलाके हैं, जो ब्रिटिश भारत में जो इलाके हैं, उसके ऊपर पूर्ण संप्रभुता है। किसको? ब्रिटेन की सरकार को। और यही संप्रभुता बाद में कंपनी की सरकार से क्राउन की सरकार, किसकी? क्राउन यानी ताज की सरकार में परिवर्तन हो जाता ना 1857 के विद्रोह के बाद में, 1858 में उसको ये जन्म देता है ना। तो ये जो पूर्ण संप्रभुता यहां पर की गई है, उसके बाद में यही जो है आगे चल के 1858 की क्रांति के बाद में, 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में जो है ये कंपनी की सरकार से क्राउन की सरकार वहां पर बन जाती है, ताज की सरकार बनती है। जब 1858 का एक्ट देखेंगे तब इसके बारे में और हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, इन एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। फालतू के प्रावधानों में नहीं जाना है कि वो जो कमेटी थी, इस कमेटी में 7 सदस्य थे कि 11 सदस्य थे, 5 सदस्य थे कि 9 सदस्य थे। ऐसे क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है। वो पूछेगी इनसे किस संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया गया था। पूर्ण संप्रभुता यहाँ पर दी गई थी पिट्स इंडिया, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कब था, राजनीतिक कार्य और वाणिज्य कार्य को कब अलग किया गया, ऐसे प्रावधानों से क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी। तो बस यही समाप्त कर लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।